हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड वाली बुक है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो हमारा अगर बात की जाए, पहला प्रश्न है हमारा, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं और प्रत्येक की विशेषताएं बताएं। तो अगर हम लोग भूकंपीय तरंगों के बारे में बात की जाए तो भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है। एक होती है धरातलीय तरंगे और एक होती है भूगर्भिक तरंगे। और भूगर्भिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक तरंगे और दूसरी होती है द्वितीयक तरंगे। पहले बात करते हैं प्राथमिक तरंगों की। तो प्राथमिक तरंगों को पी तरंगे भी कहा जाता है और ये तेज गति से चलती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं और ये तरंगे गैस, ठोस, तरल तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा में समानांतर होती हैं और ये शैलें यानी ये क्या होती है, जो पी तरंगे जो होती हैं ये चट्टानों या शैलों के संकुचन या फैलाव से उत्पन्न होती हैं। दूसरी होती है एस तरंगे। तो एस तरंगे धीमे चलती हैं और धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, इसीलिए इन तरंगों को द्वितीय तरंगे या सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। एस तरंगे भी इसलिए कहा, दो एस तरंगे क्या होती हैं, सागरीय तरंगों की तरह होती हैं और ये तरंगे केवल ठोस पदार्थों में ही गुजर सकती हैं। एस तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समकोण होती हैं और ये चट्टानों के उभार या गर्तों से उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ दूसरा आता है धरातलीय तरंगे। ये तरंगे धरातल पर अधिक प्रभावकारी होती हैं और गहराई के साथ इनकी तीव्रता क्या होती है, कम होती है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य ये क्या करती है, क्रिया करके एक नई तरंग बनाती हैं जिन्हें धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं और इन तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से अलग अलग होता है। धरातल पर ये काफी जान माल की हानि करती हैं ये एल तरंगे, ठीक है ना। और जैसे इमारतों का हिलना, इमारतें गिरना, बांधों का टूटना, जमीन का धंसना, ठीक है ना। तो ये सारे धरातलीय तरंगों में होता है। और एक और चीज है, धरातलीय तरंगों को एल तरंगों के रूप में भी निरूपित किया जाता है। बच्चों आगे बात करते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, भूकंप के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अगर बात की जाए भूकंप को उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो भूकंप को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है विवर्तनिकी भूकंप। विवर्तनिकी भूकंप ही अधिक आते हैं और ये भूकंप क्या होता है, भ्रंश तल के किनारे यानी क्या होता है, चट्टानों के जो या तो सरक जाने के कारण या दरार पड़ जाने के कारण इस प्रकार के तरंग उत्पन्न होती हैं। जैसे महासागरीय और महाद्वीपों का एक दूसरे से टकराना या खिसक जाना ही इसका उत्पन्न होने का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वालामुखी भूकंप। तो एक विशेष वर्ग के विवर्तनिकी भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब जहां सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उन क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है निपात भूकंप। निपात भूकंप का मतलब क्या होता है कि जिन क्षेत्रों खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन होने के कारण क्या होता है, जो भूमिगत खानों की जो छत होती है, जो जमीन होती है, वो क्या होती है, नीचे धंस जाती है, जिससे क्या होता है, इस प्रकार के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें निपात भूकंप कहा जाता है। नेक्स्ट आता है विस्फोट भूकंप। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है और इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए, इसके साथ एक होता है बांध जनित भूकंप, ठीक है, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है, या बांध का टूट जाना, ठीक है ना। तो जब बांध टूट जाते हैं तो आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में बंटती है? प्रत्येक परत की विशेषता संक्षेप में समझाइए। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो मुख्यतः 3 परतों में विभाजित है। तो पहला बात करते हैं भूपर पट्टी। ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है और ये धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इस परत की चट्टानों का जो घनत्व होता है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल, यानी भूपर पट्टी से नीचे का जो भाग होता है ना, भूपर पट्टी के नीचे का भाग, वो मेंटल कहलाता है। और ये भूभाग जो होता है वो भूपर पट्टी के नीचे से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक रहता है। भूपर पट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या करता है, स्थल मंडल बनाता है। और मेंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में होता है, याद रखिएगा। और इसका घनत्व कितना होता है, 3.4 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो गलत हो गया, 3.4 प्रति घन सेंटीमीटर है। आगे बात करते हैं क्रोड की। तो मेंटल का जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्रोड कहते हैं, जिसे हम आंतरिक व बाह्य क्रोड दो हिस्सों में बांटते हैं बच्चों। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक जो क्रोड होता है वो ठोस अवस्था में होता है। इसका जो घनत्व होता है वो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। क्रोड निकल व लोहे जैसे भारी पदार्थों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, निकल व लोहे जैसे भारी पदार्थों से बने होते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया है, यानी जो इन महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ है वो किन कारणों से हुआ है। तो वैगनर के अनुसार महाद्वीपों के विस्थापन के दो कारण थे। पहला है पोलर फ्लिंग बल, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो महाद्वीप थे वो अपने स्थान से खिसक गए, ठीक है ना, यानी क्या पृथ्वी घूम रही थी और घूमने के कारण जितने भी महाद्वीप थे वो अपने स्थान से खिसक गए। इसी को ही पोलर फ्लिंग बल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वारीय बल, यानी सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण क्या हुआ था, जो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा क्या हुआ था, ज्वार भाटा आया था, जिसके कारण जो ये महाद्वीपीय जो खंड है इनका क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब सारी सीमा और अभिसरण सीमा दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो अगर बात की जाए अब सारी सीमा में क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में यानी अलग दिशा में क्या होती हैं, हटती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी सीमा कहते हैं। ठीक है, इसमें नई परपट्टी का निर्माण होता है। जैसे जब दो प्लेटें अपनी विपरीत दिशा में चली जाती हैं तो बीच में एक नई परपट्टी का निर्माण हो जाता है। इसे प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। नेक्स्ट आ जाते हैं अभिसरण सीमा। इसमें क्या, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती है, इसका अपोजिट होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं और एक दूसरी प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, एक प्लेट क्या होती है दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है और वहां भूपर पट्टी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इससे प्रविष्टन क्षेत्र भी कहा जाता है। और प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट जो है इसका सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तन के सिद्धांत दोनों में मूलभूत अंतर बताना है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर ने यह माना कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थल क्या थे, एक बड़े स्थल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस विशाल स्थलीय भाग को वैगनर ने क्या कहा था, पेंजिया नाम दिया था। मतलब यानी कार्बन फेरिस युग में क्या हुआ था, ये सभी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे जिसे पेंजिया कहा जाता था। वैगनर का मानना है कि पेंजिया कुछ भाग भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लग गया। ठीक है, और ये प्रक्रिया आज भी लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम कार्बोनिफेरस युग से में आरंभ हुई थी और लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष पहले प्लीस्टोसीन युग में महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति के अनुरूप लगभग मिलता जुलता आकार धारण किया था। ठीक है, मतलब आरंभ में क्या हुआ था कि कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था, ये सभी महाद्वीपों का जो ये सभी महाद्वीप जो थे वो भूमध्य रेखा की ओर चलने लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। यानी 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि विद्वान ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो सियोल के बने जो महाद्वीप हैं वो सीमा पर कैसे तैर रहे हैं और विस्थापित हो जाते हैं। उस समय विद्वानों का ये विचार था कि महासागरीय
जो भूपरपट्टी जो बेसाल्टिक स्तर का ही विस्तार है। अर्थात एक व्यक्ति जिसका नाम है आर्थर होम्स ने 1928 में ये बताया कि भूगर्भ में जो भूगर्भ है, भूगर्भ में तापमान में अंतर होने के कारण संवहनीय धाराएं होने लगी। ठीक है, और यही संवहनीय धाराएं क्या कर रही हैं, हमारी प्लेटों को गति प्रदान कर रही हैं, और इस प्रकार से जो प्लेटें हैं वो सदा गतिशील रहती हैं और महाद्वीपों में विस्थापन पैदा करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए जाते हैं। मतलब हम लोग किस प्रकार से कह सकते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, उसके प्रमाण क्या है। तो पहला आता है महाद्वीपों में साम्यता। यदि हम महाद्वीपों के आकार को ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि इनके आमने सामने की जो तटरेखा है ना, वो थोड़ा समानता दिखेगी आमने सामने की। ठीक है ना, कि आपको एक दिखेगा कि जैसे आपको हर महाद्वीप में देखा होगा कि कटी फटी है साइड की एरिया। ठीक है, तो एक ना एक इशारा करती है कि सारे महाद्वीप कभी ना कभी एक स्थान से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आता है महासागरों के पास चट्टानों की आयु। मतलब कहने का है कि वर्तमान में जो दो महाद्वीप एक दूसरे के दूर हैं, उनकी चट्टानों की आयु में क्या हुई, समानता मिलती है। उदाहरण के लिए क्या कहा जा सकता है, 200 करोड़ वर्ष पहले जो प्राचीन सेल थे, ठीक है, वही सेल हमें ब्राजील के तट पर पाए गए हैं और वही सेल हमें कहाँ पाए गए हैं, पश्चिमी अफ्रीका के तट पर पाए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि दोनों महाद्वीप ये प्राचीन काल में एक साथ थे। नेक्स्ट हम प्रमाण देखते हैं टी लाइट। टी लाइट का मतलब क्या होता है कि जो बर्फ का जो निक्षेपण होता है, यानी इकट्ठा होना, यानी हिमानी निक्षेपण से निर्मित जो अवसाद हैं, चट्टाने जो हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हिमानी निक्षेप कहते हैं। ऐसे निक्षेपों के प्रतिरूप हमें कहाँ मिले हैं, दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों से मिले हैं ऐसे अवसाद, जो इस ओर दर्शाते कि सारे के सारे महाद्वीप एक साथ थे। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेसर निक्षेप। यानी प्लेसर निक्षेप का मतलब क्या है, सोना युक्त सिराएं हमें ब्राजील में भी पाई गई हैं, ठीक है ना, जबकि प्लेसर निक्षेप घाना में मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका कभी ना कभी एक साथ थे। प्लेसर निक्षेप मतलब क्या होता है, यानी सोने युक्त सिराएं, ठीक है, यानी सोना की जो ज्यादातर जो गोल्ड्स होते हैं वो ब्राजील के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं। तो ये दोनों जगह पाना किसी और इशारा करता है कि दोनों महाद्वीप कभी ना कभी एक स्थान पर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जीवाश्मों का वितरण। यानी कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान समय में उस स्थान पर थे ही नहीं। यानी ऐसे जीव जंतु पाए गए हैं जो वर्तमान समय में है ही नहीं, और पहले ये जीव जंतु दोनों ही क्षेत्रों में थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वायुमंडल के महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन कीजिए। तो अगर बात की जाए हमारे वायुमंडल में वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है, और गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूलकण के भी उपस्थित है। कुछ महत्वपूर्ण गैसों का वितरण निम्न प्रकार से है। जैसे अगर बात की जाए नाइट्रोजन, इस गैस की प्रतिशत मात्रा से देखी जाए तो 78.08% है, और ये क्या है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना प्रोटीन बनाते हैं, जो भोजन का क्या है, इनके मुख्य आहार है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना सांस लेना असंभव है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, लगभग करीब बोला जाए यानी 20.94% है मात्रा जो है, और ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, यानी हम लोग कुछ भी नहीं जला सकते। नेक्स्ट हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सबसे भारी गैस होती है और इस कारण ये सबसे निचली परत में ही पाई जाती है, और वायुमंडल में केवल 0.03% ही ये पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि पेड़ पौधे क्या करती हैं, इसी को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आता है ओजोन गैस। ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर स्थित है और न्यून मात्रा में मिलती है, बहुत कम मात्रा में मिलती है, और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा तापमान और वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, और रासायनिक संगठन के आधार पर इन्हें 2 भागों में, ठीक है, एक होता है होमोस्फीयर और एक होता है हेट्रोस्फीयर। पहले बात करते हैं क्षोभमंडल की। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसकी जो औसतम ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर होती है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर
18 किलोमीटर है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ऋतु तथा मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा का यानी बादलों का बनना, ठीक है, वर्षा का होना, ये सभी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती हैं, और ये मानव के लिए काफी उपयोगी होती है। दूसरी आती है समताप मंडल। ये परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत यानी फैली हुई है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी इसके मतलब जो समताप मंडल है, इसके 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है? तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही तापमान घटता है और ना ही तापमान बढ़ता है। इसे समताप मंडल कहते हैं इसके, ठीक है। और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में क्या हो जाता है? वृद्धि होने लग जाती है, यानी बढ़ने लग जाता है। और इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस पाई जाती है। याद रखिएगा कि समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है? ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट आता है हमारा मध्य मंडल। इस परत का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है? गिरावट आती है। यानी 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पे आप जाइएगा तो क्या होगा? तापमान घटेगा। क्या होगा? तापमान घटेगा, अर्थात ठंड बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा आता है आयन मंडल। इस परत का विस्तार 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे गैसेस और धूल कण होते हैं, जो सूर्य से, जो हमारी पृथ्वी से भेजे जाने वाले विद्युत जो या सिग्नल्स जो होते हैं, उनको क्या करती है? हमारी पृथ्वी पर वापस भेजती है। जो रेडियो एक्टिव जो हम तरंगे भेजते हैं ना, तो वो आयन मंडल के कारण ही क्या होती है? वापस हमारे धरातल पर आ जाती हैं, ठीक है ना। अगर ये ना रहे तो हमारे मोबाइल वोबाइल कुछ काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा बाह्य मंडल। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे बाह्य मंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम हो जाती है, और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। यानी यही बाह्य मंडल धीरे धीरे क्या होता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता होगा, ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है। वही तापमान क्या करती है? किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने या डिग्री में मापा जाता है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारणों से क्या होता है? अलग अलग होता है। ऊष्मा अलग है, तापमान अलग है। जैसे एक इसको उदाहरण की तरह आपको समझाता हूं मैं। जैसे आप एक लोहे की रोड ले लीजिए, तो आप क्या करोगे? जब लोहे की रोड से और लोहे की रोड को आग पर रखोगे तो क्या होगा? आग क्या करेगी? उसमें अपना ऊष्मा देगी, और जब ऊष्मा देगी तो उस रोड का तापमान बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको प्रभावित करने का कारक है पहला अक्षांश, यानी किसी भी स्थान पर यह तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यताप पर निर्भर करता है। सूर्यताप की मात्रा क्या होती है? अक्षांशों पर भिन्नता पाई जाती है। अब सभी को पता है कि अक्षांशों पर क्या होता है? सूर्यताप अलग अलग पड़ता है। दूसरा आता है अगुगता या ऊंचाई। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की ओर परतों में पहले गर्म होता है। मतलब क्या है कि जो आपको क्या लगता है कि हमारा वायुमंडल सूर्य के वजह से गर्म होता है? नहीं, सूर्य से क्या होता है? जो किरणें हैं हमारी पृथ्वी पर आती हैं, धरातल पर आती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है? हमारे धरातल की जो निचली परत है वो गर्म होती है। और यही कारण है कि समुद्र तल के साथ के पास के स्थानों पर तापमान क्या होता है? अधिक होता था। ऊंचे भाग में क्या होता है? स्थित स्थानों पर तापमान क्या होता है? कम होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सूर्य से क्या होगा? जो किरणें हैं हमारे धरातल पर पड़ेंगी, और हमारा धरातल गर्म होगा, यानी जमीन गर्म होगी, और जमीन गर्म होगी तो उससे लगने वाला वायु गर्म होगा, और इस प्रकार से आसपास का वातावरण क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए देखा जाता है, आपने देखा होगा कि ऊंचाई पे जब जाते हैं तो तापमान क्या होता है? कम होता है। ऊंचाई पे आप जाओगे तो तापमान क्या होगा? कम होगा, और जितना नीचे जाओगे यानी मैदानी एरिया में जाओगे तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्र से दूरी, यानी किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म भी होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और समुद्र के स्थित क्षेत्रों पर समुद्र और स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव दिखता है। इसके बारे में थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वायु सहतीय या वायु राशियां तथा महासागरीय धाराएं। वायु राशि भी तापमान को प्रभावित करती है। जो उष्ण वायु सहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक तथा
वायु सहतियों से प्रभावित स्थानों का तापमान क्या होता है, कम होता है। इसी प्रकार महासागरीय धाराओं का प्रभाव तापमान पर पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हमारा, भूपृष्ठ पर सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता होगा कि इसके निम्नलिखित कारण है। पहला हमारा सूर्य की किरणों का झुकाव, यानी क्या होता है, पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर क्या होती है, यानी गिरते समय उनका झुकाव अलग अलग होता है। कहीं वो लंबवत किरणें कम क्षेत्रफल पर गिरती हैं, लेकिन इस प्रदेश को अधिक गर्म करती हैं। यानी जो लंबवत किरणें हैं, जो सीधी किरणें हैं, वो बहुत कम क्षेत्रों पर गिरती हैं, और जहां ये गिरती है उन क्षेत्रों को अधिक गर्म कर देती हैं। जैसे किरणों का झुकाव का कोण कम होता जाता है, यानी जो किरणें हैं सूर्य की, उनका जो झुकाव है वो कम होता जाता है, वैसे वैसे क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता है, और तथा वह भाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है सूर्यताप पर वायुमंडल का प्रभाव, यानी वायुमंडल में मेघ, आर्द्रता तथा धूलकण आदि परिवर्तनशील दशाएं सूर्य से आने वाली सूर्यताप को अवशोषित कर लेती हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो बादल होता है और बादलों में जो धूलकण होते हैं, वो सूर्य से आने वाली किरणों को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती हैं और परावर्तित कर देते हैं। कुछ किरणों को क्या करती हैं, कण क्या करते हैं, परावर्तित नहीं, वापस लौटा देते हैं, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्यताप में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। स्थल और जल का प्रभाव, यानी सूर्य की किरणों के प्रभाव से स्थलीय धरातल शीघ्रता से और अधिक गर्म होते हैं। यानी सूर्य की किरणों के कारण क्या होता है, जो स्थल है वो धरातल शीघ्रता से क्या होता है, गर्म होता है, जबकि जलीय धरातल धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। यानी आपको पता होगा कि जैसे स्थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, और समुद्र लेट गर्म होता है और लेट ठंडा होता है। दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि, यानी किसी स्थान पर प्राप्त हुई सूर्यताप की मात्रा दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि पर निर्भर करती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं और सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। इसी के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो ठंडी के दिनों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और उस समय सूर्यताप क्या होगा, कम प्राप्त होगा। भूमि की ढाल, यानी सूर्यमुखी ढाल होने के कारण, यानी जिस पर्वतों का जो ढाल होती है वो सूर्य के मतलब सूर्यमुखी होता है, ठीक है, तो वहां सूर्यताप ज्यादा प्राप्त होगा, यानी गर्मी ज्यादा होगी। जबकि विपरीत ढाल पे क्या होगा, यानी एक जो पहाड़ है, पहाड़ के एक हिस्से पे सूर्यताप ज्यादा प्राप्त होगा और एक हिस्से पे सूर्यताप कम प्राप्त होगा। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के क्या होता है, सबसे करीब होता है 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है, और सूर्यताप भी उसी तरह कम और अधिक पड़ता है। यानी सूर्य जिस दिन पृथ्वी से पास होगा सूर्यताप ज्यादा प्राप्त होगा, और जिस दिन सूर्य पृथ्वी से दूर होगा उस समय सूर्यताप कम प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तापमान का व्युत्क्रमण अथवा प्रतिलोम किसे कहते हैं तथा व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं बताइए। अब बात करते हैं तापमान का व्युत्क्रमण का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, यानी क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के धरातल से क्या होती है, सटी हुई है। तो आप सभी को पता है नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ऊंचाई के साथ जाते हैं, यानी ऊंचाई पर जाते हैं, तो तापमान घटता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में तापमान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इसी को ही तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। स्पष्ट है कि तापमान के प्रतिलोमन, यानी उल्टा में धरातल के समीप ठंडी वायु ऊपर की ओर उठती है और गर्म वायु क्या होती है, गर्म, और जो वायु जो होती है ना, वायु यानी गर्म होना या ठंडा होना, तापमान का व्युत्क्रमण है। इसकी अगर परिस्थिति की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा पहला आता है लंबी रातें। पृथ्वी दिन के समय ताप ग्रहण करती है। सभी को पता है कि पृथ्वी क्या करती है, दिन के समय सूर्यताप प्राप्त करती है, और रात के समय क्या करती है, जमीन सूर्य जो भी गर्म हुए वो क्या करती है, गर्माहट अपनी छोड़ती है। रात्रि के समय ताप छोड़ने से क्या होती है, जब रात्रि के समय जब पृथ्वी क्या होती है, अपनी पूरी की पूरी क्या ताप छोड़ देती है, तो पृथ्वी की जो जमीन होती है वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है, और पृथ्वी के आसपास की वायु भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, ऊपर की जो वायु है वो हमेशा गर्म रहती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से जो निकलने वाला जो गर्माहट है वो कहाँ चला गया, वायुमंडल में चला गया ना, तो इसीलिए जमीन ठंडी हो जाती है।
दूसरा स्वच्छ आकाश यानी भौमिक विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने के लिए स्वच्छ आकाश अथवा मेघ रहित आकाश होना जरूरी है। मेघ क्या करते हैं, विकिरण में बाधा डालते हैं, यानी सूर्य की जो अगर बादल रहेंगे तो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक आ पाएंगी क्या, नहीं आ पाएंगी। और पृथ्वी एवं उसके साथ लगने वाली वायु को भी क्या करती है, ठंडा होने से रोक देती है। नेक्स्ट है शांत वायु, यानी वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्र के बीच ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, जिससे क्या होता है, नीचे की वायु ठंडी नहीं होती और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता, यानी तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता। नेक्स्ट है शुष्क वायु। आर्द्र वायु में ऊष्मा का ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी आर्द्र वायु में क्या होता है, ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, जिससे तापमान का ह्रास दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु शुष्क वायु भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर सकती। शुष्क वायु यानी गर्माहट ठंडी होकर तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति पैदा करती है। नेक्स्ट आता है हिमछादन, यानी हिम और सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। आप सभी को पता है बर्फ क्या करती है, सूर्य किरणें को मतलब परिवर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत क्या होती है, ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं संवहन तथा अभिवहन में अंतर बात करते हैं। तो संवहन की अगर बात करें, संवहन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में क्रमश लंबवत का ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी लंबवत मतलब सीधा क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ये प्रक्रिया गैस और तरल दोनों ही पदार्थों में हो सकती है। ये प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती, यानी संवहन जो होता है वो ठोस पदार्थों में नहीं होता, गैस और तरल पदार्थों में होता है। किसी गैस या तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर जब क्या होते हैं, उसके जो अणु होते हैं या ऊष्मा होती है, उसका संचार होना ही संवहन कहलाता है। नेक्स्ट आता है अभिवहन। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, उल्टा यानी क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। ठीक है, वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंध से ध्रुवों क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती हैं। आपने देखा होगा कि वायु क्या करती है, जो समुद्री धाराओं को क्या करती है, उष्णकटिबंधीय ध्रुवों की ओर ले जाती हैं। यही प्रक्रिया गैस और तरल दोनों में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्यताप तथा तापमान में अंतर क्या होता है। तो सूर्यताप तथा तापमान को पर्यायवाची शब्द समझा जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो दोनों अलग है। पहले बात करते हैं सूर्यताप और तापमान में अंतर। सूर्यताप ऊष्मा है जिससे क्या होती है, गर्मी पैदा होती है। क्या होती है, गर्मी। सूर्यताप को कैलोरी में मापा जाता है। गर्मी कारण मात्र है। ठीक है, किसी पदार्थ को गर्मी देने पर उसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है, और तापमान बढ़ता है। ठीक है, तापमान क्या होता है, ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी है। यानी सूर्यताप ने क्या करी, एक ऊष्मा दी किसी, और उस ऊष्मा से क्या हुआ, उस चीज का तापमान बढ़ गया। तापमान को थर्मोमीटर द्वारा डिग्री में मापा जाता है, और तापमान गर्मी का प्रभाव है, और गर्मी मिलने से तापमान बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वायुमंडल सूर्यताप की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है। यानी अगर मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो सूर्यताप यानी सूर्य किरणें जो है वो वायुमंडल को क्यों नहीं गर्म कर पाती, और जो भौमिक विकिरण का मतलब कि जब जमीन गर्म हो जाती है तो उससे निकलने वाले जो मतलब ऊष्मा है उससे हमारा वायुमंडल गर्म क्यों होता है, वो कहने का मतलब है। तो वायुमंडल सूर्यताप की अपेक्षा अधिक भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है, जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला, सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण हमें क्या होता है, लघु तरंगों के रूप में होता है। लघु मतलब कहता है छोटा, जिससे वायुमंडल नहीं सोख सकता। ये प्रवेशी विकिरण भूतल पर पहुंचकर, यानी जो हमारे सूर्य ताप है, ये सूर्य की किरणें हमारे भूतल यानी जमीन पर पहुंचकर पृथ्वी को गर्म करती हैं, और पृथ्वी के ऊष्मा पृथ्वी से जो ऊष्मा होती है वो दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती हैं, जिसे वायुमंडल की गैसें अवशोषित कर लेती हैं और वायुमंडल गर्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पवनों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो पवनें 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है वो मंडलीय पवनें। पृथ्वी के विशिष्ट क्षेत्र पर ही एक ही दिशा में, यानी क्या होता है, वर्ष भर एक ही दिशा में चलने वाली पवनों को मंडलीय पवनें कहा जाता है। ये पवनें एक वायुदाब कटिबंध से दूसरे वायुदाब कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती रहती हैं। और भूमंडलीय पवनें 3 प्रकार की होती हैं, सन्मार्गी पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें।
ये 3 प्रकार की पवनें होती हैं। नेक्स्ट आता है सामयिक पवनें। ये पवनें क्या होती हैं, ऋतु के अनुसार यानी मौसम के अनुसार क्या करती हैं, अपनी दिशा बदलती हैं, इसीलिए इन्हें सामयिक पवनें या मानसूनी पवनें भी कहा जाता है। एक होता है स्थानीय पवनें। ये पवनें भूतल के गर्म व ठंडा होने की भिन्नता से पैदा होते हैं, यानी जब जमीन गर्म होगी तो वायुमंडल भी गर्म होगा, जब जमीन ठंडी होगी तो वायुमंडल भी ठंडा होगा, और स्थानीय रूप से ये सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। स्थल और समुद्र समील, लू, फोन, चिनूक, मिस्ट्रल इसके आदि उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, स्थल समीर और समुद्र समीर में अंतर बताइए। और इसी में एक और क्वेश्चन है, पर्वत समीर और घाटी समीर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, तो पहला है स्थल समीर व समुद्र समीर। अगर बात की स्थल समीर की, तो ये पवनें दिन के समय चलती हैं, यानी दिन के समय क्या होती है, जो पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। दिन के समय क्या होता है, दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल क्या होता है, शीघ्र गर्म हो जाता है। दिन के समय क्या होता है, स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे स्थल पर क्या होता है, उच्च वायुदाब बन जाता है, और ये पवनें शुष्क होती हैं। ठीक है। दूसरा था समुद्र समीर। अब इसका मतलब क्या है, ये पवनें रात के समय चलती हैं। ये रात के समय कैसे चलेंगी, ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। रात के समय स्थल शीघ्र ठंडा हो जाता है तथा समुद्र क्या होता है, देर से ठंडा होता है, जिसके कारण समुद्र पर उच्च वायुदाब रहता है, और इन पवनों में आर्द्रता होती है। आर्द्रता का मतलब क्या है कि इन पवनों में नमी होती है। एक होता है घाटी समीर। घाटी समीर का मतलब क्या होता है कि एक दिन के समय शांत स्वच्छ मौसम में वनस्पतिहीन या सूर्यमुखी ढाल तेजी गर्म हो जाते हैं। ठीक है ना, जहाँ वनस्पति नहीं होते या जो सूर्यमुखी जो पहाड़ होते हैं उस पर वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, और इनके संपर्क में आने वाली वायु भी क्या हो जाती है, गर्म होकर उठ जाती है। इसका स्थान लेने के लिए घाटी यानी जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ की घाटियों से वायु ऊपर की ओर चलती है, और दिन में 2 बजे इनकी गति बहुत तेज हो जाती है। कभी कभी इन समीरों के कारण बादल बन जाते हैं और पर्वतीय ढालों पर वर्षा होने लगती है। आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़ नहीं होते उनके ऊपर में वर्षा होने लग जाती है। एक होती है पर्वत समीर। रात के समय क्या होता है, पर्वतीय ढालों की वायु तीव्र पार्थिव विकिरण के कारण ठंडी और भारी होकर गर्म होकर घाटी के में नीचे उतरने लगती है। इससे घाटी का तापमान सूर्योदय से कुछ पहले तक क्या होता है, काफी कम हो जाता है, और तापमान का विक्रमण हो जाता है। सूर्योदय से कुछ पहले इनकी गति बहुत तेज होती है और ये समीर शुष्क हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्षा कैसे होती है, ये कितने प्रकार की होती है, चित्र बनाकर समझाइए। तो सभी होता है, जब किसी कारणवश क्या होता है, जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर की ओर उठती है तो वह ठंडी हो जाती है और जलवाष्प का संघनन होने लग जाता है। इस प्रकार जल कण पैदा होते हैं और ये वायुमंडल में उपस्थित धूलकण पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लग जाती हैं और मेघों का निर्माण करती हैं। मेघ किसी अवरोध यानी किसी भी मतलब कोई रुकावट आ जाती है या फ्लो करने में रुकावट आ जाती है तो टकरा जाती है किसी से, जिससे क्या होता है, जल के रूप में क्या होती है, बादल में जो जल होता है वो पृथ्वी पर गिरने लग जाता है। इससे जल वर्षा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है संवहनीय वर्षा। जब क्या होता है, भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है और वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की वायु ऊपर की ओर उठने लग जाती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण करती है। ऊपर जाकर ये वायु ठंडी हो जाती है और इससे उपस्थित जो जलवाष्प का संघनन होने लग जाता है और संघनन से क्या होता है, कपासी मेघ बनते हैं जिससे घंघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। मतलब नेक्स्ट आता है पर्वतकृत वर्षा। जब जलवाष्प से लदी हुई जो गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना होता है तो ये वायु ठंडी हो जाती है और ठंडी होने से ये संतृप्त यानी इकट्ठी हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लग जाता है। इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। एक होती चक्रवाती वर्षा। चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो अगर वीडियो आज इतना ही, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।